हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि क्लास 11th की मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल फिजिक्स से लिया है। और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को समझने के लिए। जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी अगर हम पढ़ें, यानी हर जगह ये काम आता है। मैथमेटिक्स में तो इसका अलग पूरा रोल है, फिजिक्स में ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहता है, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। बात अगर की जाए कि आखिरकार ये अवकलन या डिफरेंशिएशन है क्या, तो इसे बड़ा ही डिटेल में हम समझेंगे इस बात को, ताकि कोई भी आपको अगर पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, तो वहाँ से भी आप इसे सीख सकते हैं। इस बात को ऐसे समझो कि अगर मैं बात करूँ किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस की, अगर मुझे कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी राशि अगर शो करनी है, तो या तो उसका कुछ नंबर रहेगा, ठीक है, या फिर उसकी कुछ वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट रह सकती है, जिन्हें हम कहते हैं नियत। यानी ये सब क्या है, कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स वैल्यू रहे। लेकिन कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं, जैसे y, x, a, b, d, है ना, z, इन्हें हम कहते हैं चर यानी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, इंडिपेंडेंटली हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कुछ क्वांटिटीज़ की मैं बात करूं, तो वो कुछ इस प्रकार लिखी जाती है, y = f(x), और ये है एक फंक्शन यानी फलन। ऐसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो एक राशि है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, ये एक स्वतंत्र है और ये इस पर परतंत्र है। मैं इसकी वैल्यू चेंज करूं तो ये चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि y = मैंने ले लिया 2x, ठीक है। x की वैल्यू मैं कुछ रखूंगा, x = 1 रखा मैंने, फिर 2, 3 एंड 4, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ पर 2, फिर y की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे 4 और y की वैल्यू मुझे मिलेगी 6। तो सिंपल यहाँ पर अगर देखा जाए कि x की वैल्यू चेंज करने पर मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिली है, इसे मैं कहता हूँ इनपुट, और ये है मेरा आउटपुट। अगर वेरियस इनपुट के लिए मुझे वेरियस आउटपुट मिलता है, हालांकि जो फंक्शन है या फलन है वो खुद से एक अलग टॉपिक है जो कि मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है, लेकिन हम फिजिक्स में सिर्फ उतने ही बात करेंगे जितना कि हमें काम आ रहा है। कोई भी फलन हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे वेग है, चाल है, विस्थापन है, स्थिति हम ज्ञात करते हैं, त्वरण हम ज्ञात करते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह, तो वो सभी फंक्शन है एक तरीके के, वो डिपेंड करते हैं टाइम के, वो टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे x की जगह टाइम भी हो सकता है, t भी हो सकता है। अगर समय बदल रहा है तो उसके साथ साथ कोई एक और राशि है या क्वांटिटीज़ है जो कि बदल रही हो। अगर मैं कहूँ कि सतत बदलाव हो, कॉन्टिन्यूस, तो सतत बदलाव या कॉन्टिन्यूस चेंज की जो रेट है वो कैसे फाइंड आउट की जाए। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए कि x की वैल्यू मैंने 1 रखी, y 2 आया, कितना चेंज आया y/x करके मैं देखूँ, रेट अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो इसकी रेट आई 2। यहाँ पर अगर मैं रेट देखूँ तो y/x = कितना आया, 4/2, 2। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रेट कितनी आएगी, 2। यानी कहीं ना कहीं चेंज ऑफ रेट इसका कितना है, 2 है। तो जब चेंज ऑफ रेट 2 है तो इसे लिखूंगा कैसे, y/x से मैंने फाइंड आउट किया। तो ये देखिए, ये एक जो चीज़ है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, और इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो 2 है। मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन कहते हैं। यानी किसी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना इज डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। यदि एक फलन से दूसरे फलन पे, एक राशि से दूसरी राशि चेंज हो रही है और किस दर से चेंज हो रही है, तो उसके परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इसे लिखा कैसे जाता है, और जो ये फलन है वो भी तो कई प्रकार का होता है, तो उन सभी फलनों का अवकलन किया कैसे जाए
और इसे हम ग्राफ से भी समझते हैं कि आखिरकार ग्राफ में इसे कैसे डिनोट किया जाए। अब मैं किसी फंक्शन में एक चेंज को शो करता हूँ, ठीक है, ये x है और ये y है। मैंने सपोज दिया कि उसमें कुछ इस प्रकार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट a रहा होगा और यहाँ पर कोई पॉइंट b रहा होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ x1 रही होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ x2 रही होगी, यहाँ पर वैल्यू y1 एंड यहाँ पर वैल्यू y2 रही है। यानी x भी चेंज हो रहा है और x के चेंज होने से y भी चेंज हो रहा है। अब अगर देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया होगा, तो यहाँ से चेंज आया है x2 माइनस x1 और यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना मिला है हमें, y2 माइनस y1, ठीक है। अब एक मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि a और b के डायरेक्ट मिलाती है। तो ये जो लाइन है मैंने सपोज किया कि किसी थीटा एंगल पर यहाँ पर है और मैं इस ट्राइंगल में इसे सी पॉइंट बोल देता हूँ और इस ट्राइंगल में टेन थीटा फाइंड आउट करना चाहूँ तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y2 माइनस y1 अपॉन कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्या मैं इसे डेल्टा y लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और ये कितना है डेल्टा x। इसका मतलब ये है कि ये भी तो हमें क्या दर्शा रहा है कि x में चेंज होने से y में कितना चेंज आया, ये रेट ऑफ चेंज को ही शो कर रहा है। ये जो टेन थीटा है ये इसका कहलाता है स्लोप या फिर ढाल। ये परिवर्तन की दर को शो कर रहा है, रेट ऑफ चेंज। तो अगर मुझे एक कर्व दे रखा है, ये पॉइंट बेसिकली हर एक पॉइंट्स पर इसका चेंज शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या हो यदि ये चेंज बिल्कुल स्लाइट हो, ये पॉइंट्स एकदम पास पास हो, तो क्या करूँगा मैं, इन पॉइंट्स को, जैसे मान लो कि अब इस ग्राफ को मैं ऐसे ड्रॉ करूँ और ये A एंड B यहाँ आ गया हो, एकदम इतना क्लोज आ गया हो कि जब मैं अगर इसकी लाइन खींचूँ तो ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी और यहाँ पर जो चेंजेस है वो बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा, एकदम छोटा चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस छोटे चेंज को मैं क्या लिखूँगा, जैसे यहाँ पर एक लिमिट लग जाती है, लिमिट ये है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका मान देखो, अगर ये दोनों क्लोज आ रहे हैं तो ये x क्या हो रहा है, पास पास आ रहा है, ये y भी तो पास पास में आ रहा है। तो हम चेंज x में कर रहे हैं इसलिए मुझे x की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसे मैं लिखूंगा dy अपॉन dx। और यही फॉर्म होती है डिफ्रेंशिएशन की या फिर अवकलन की, dy अपॉन dx। यहाँ पे ये जो dx वैल्यू है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही हल्का सा चेंज मैं करूँगा, उसमें से मुझे हल्का चेंज मिलेगा। तो छोटे छोटे चेंज बेसिकली मैंने टुकड़े कर दिए हैं, उस फंक्शन के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं चेक कर रहा हूँ कि कैसे उसकी रेट चेंज हो रही है। तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि ये इस रेट से चेंज हो रहा है। ये जो स्लोप है, यहाँ से देख सकते हैं कि इसका स्लोप धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये जो स्लोप का पॉइंट है, ये हर एक पॉइंट पे मैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि उस एक क्षण पर मैं चेंज को चेक करूँगा, और यही क्या है, अवकलन है। इसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन कहते हैं, कि किसी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करना। अब अगर हम देखें कि कुछ इसके एग्जांपल्स, इसे सोल्व किया कैसे जाए, इसके कुछ रूल्स कैसे होते हैं, अगर हम फलन लें तो कौन से फलन का किस प्रकार अवकलन होता है, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। अब हमें फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ मिलेगी, जो भी राशियाँ मिलेगी, जो भी हमें पद मिलेंगे, टर्म्स मिलेगी, वो किसी न किसी एक फंक्शन के रूप में रहेगी, वो एक फलन रहेगी। मेजर तौर पे देखा जाए तो फंक्शन हमारे पास पहला जो टाइप है वो मिलेगा बहुपद, पॉलिनोमियल। सेकंड हम लेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ जो है या थर्ड, वो थे एक्सपोनेंशियल, यानी चरघातांकी। और फोर्थ है लघुगणक, लोगैरिथमिक फंक्शन। बहुपद पॉलिनोमियल यानी कि जैसे
सिंपल सा मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर y इज इक्वल्स टू एक्स 4x की पावर 3 प्लस 2। ये सभी क्या है, बहुपद होते हैं, एक सिंपल जो फलन है वो होते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है यानी x की पावर n का, और इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा dx के रेस्पेक्ट में, ये जो x की पावर n है वो एक फंक्शन है, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, x टू द पावर n। इस फलन का मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n x टू द पावर माइनस n माइनस 1। अब वापस वहाँ चलते हैं जो मैंने उदाहरण लिया था कि y इज इक्वल्स टू कितना था, 2x। इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो dy अपॉन dx कितना मिलेगा, x की पावर 1 है, 2 देखो कांस्टेंट है तो 2 को बाहर रखेंगे, x की पावर 1 है तो 1, और x की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, तो रेट ऑफ चेंज कितना मिला, 2, जो कि हमने वहाँ से एग्जाम्पल से देख लिया था। ठीक है, चलो x की पावर n हो गया। क्या हो यदि कांस्टेंट हो, y बराबर कांस्टेंट, तो dy अपॉन dx कितना होगा, 0। 0 कैसे, अगर कांस्टेंट है तो वैल्यू में चेंज नहीं है, रेट ऑफ चेंज तो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में है, जैसे 2x है, कांस्टेंट अगर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो तुम 2 को बाहर रख सकते हो, 2 चेंज नहीं होगा, क्योंकि फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आ जाता है जो कि हम आगे जानेंगे इसमें। तो ये जो है ये अब चेंज नहीं होगा, जैसे कि y इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 4x स्क्वायर, x टू द पावर n है और ये 4 है, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2x टू द पावर 1, यानी ये हो गया 8x। रेट ऑफ चेंज, डिफ्रेंशिएशन, इसका अवकलन हो गया। और अब यहाँ से अगर हम कुछ रूल देखें, पहले हम बहुपद को ही कंटिन्यू करते हैं, फिर इन सब के उदाहरण भी हम देख लेंगे। 4 है जो कि इसके मेन हमें देखने हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए और भी उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट जो रूल हो गया था वो ये रहा, x टू द पावर n, सेकेंड कांस्टेंट का 0 होगा। थर्ड अगर मैं लेके आऊँ, अगर दोनों एड में हो, जैसे u प्लस v कोई फंक्शन हो और तुम्हें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना होगा, तो तुम इनका अलग अलग कर सकते हो, यानी du अपॉन dx प्लस क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx ऐड कर सकते हो। सिंपल इनको सॉल्व कर सकते हो, जैसे y इज इक्वल्स टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक फंक्शन है। ठीक है, x की टर्म में है, हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। कैसे लिखोगे, इसको सेपरेट कर दो अलग से, तो ये हो गया 2x प्लस इसका करोगे तो कितना हो गया, 2। ठीक है, शॉर्ट हो गया। हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेकंड अगर बात करूं कि क्या हो यदि u डॉट v हो, यानी y इज इक्वल्स टू u डॉट v, या फिर कुछ फंक्शंस हो और ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला रूल हो कि एक है यहाँ पे, इसको तुमने 2 नंबर दे दिया और दोनों किस में है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तब कैसे फाइंड आउट करोगे, तो dy अपॉन dx निकालना है। तब रूल क्या कहेगा कि u को बाहर रखो, पहले v का कर दो, एंड प्लस में v को बाहर रखो, u का कर दो। ये सिंपल रूल रहेगा इसका, यानी कि या फिर तुम कह सकते हो कि dy अपॉन dx क्या होगा, फर्स्ट को बाहर रखो, सेकंड का कर दो, प्लस सेकंड को बाहर रखो और फर्स्ट का कर दो, जब मल्टीप्लिकेशन में हो। अब यहां पर इस चीज को समझते, 2x क्या ये भी तो मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल है। तो देखो 2x है, 2 को बाहर रखो, x का कर दो 1, प्लस x को बाहर रखो, 2 का कर दो 0, कांस्टेंट का कितना होगा 0, तो ये तो हो गया 0, बच गया कितना 2। इसलिए 2x में हमेशा 2 बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, तो क्यों ना पहले ही कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाए और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें, अगर डिवाइड में हो तो फिफ्थ जो है y इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, v को बाहर रखो, u का करो
माइनस में u को बाहर रखो और v का कर दो। ये हो गया इसका फॉर्मूला। जैसे y इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो कि x प्लस 1 अपॉन 2x है, जैसे इसे सॉल्व करना है। ये हो गया u टोटल फंक्शन, ये हो गया v, ठीक है। तो v स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, पहले किसे रखेंगे बाहर, u को बाहर रखा, अंदर इसका कर दिया x का 1 हो गया, माइनस इसे बाहर रखा x प्लस 1 को, और अंदर कितना है 2x, तो इसका हो गया 2। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो गया 2x माइनस 2x प्लस ये हो गया माइनस 2 अपॉन 4x स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2 अपॉन 4x स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 2x स्क्वायर। dy अपॉन dx मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ तक तो ठीक है चीज़ें कि सारे पॉलिनोमियल जो है बहुपद फलन है वो आपस में इस प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो, यदि फलन के अंदर भी फलन हो, फंक्शन खुद किसी और फंक्शन का फंक्शन हो और फिर वो x का फंक्शन हो, तब हम कैसे करेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कि एक फलन है f ऑफ g ऑफ x, इस प्रकार लिखा हुआ है, ये g है, ये x का फंक्शन है और इस gx का फंक्शन f है और ये हमें कुछ y लिखा हुआ है। तो कैसे करोगे इसको? करने का तरीका क्या रहेगा, देखो dy अपॉन जब dx लिखोगे तो पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन को हम जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि y बराबर x स्क्वायर है, तो मैं अवकलन को क्या लिखता हूँ dy अपॉन dx। ये बार बार इतना हम लेंथ नहीं लिखेंगे, इसे सिर्फ मैं y डैश लिख सकता हूँ। ये क्या इसका अवकलन है, 1 लिखा हुआ है। तो अब जैसे मैं इसको लिखूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, f ऑफ डैश gx इंटू जी डैश ऑफ x। पहले मैं पूरे फलन का करूंगा gx के रेस्पेक्ट में, फिर उस gx का कर दूंगा उस x के सापेक्ष। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लिखा जाए कि y बराबर एक फलन है जो कि x का फलन है और ये x खुद किसका फलन है, t का। तो इसको लिखा कैसे जा सकता है कि df अपॉन मुझे फाइंड आउट करना है dt, इसका मुझे x के साथ फाइंड आउट, t के साथ फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे पहले करूंगा x के सापेक्ष, फिर उस x को करूंगा t के सापेक्ष। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या मिल गया, df अपॉन dt, यानी कि मुझे पहले इस बड़े फलन का करना होगा और फिर उस फलन का भी मुझे अवकलन करना पड़ेगा जो कि फलन के अंदर है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं मान लूँ कि x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है y इज इक्वल टू, तो ये तो देखो y खुद एक इस पूरे फलन का स्क्वायर है, तो ये एक फलन का फलन हो गया, और ये तो x स्क्वायर प्लस 2 है, ये किसका फलन है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं z लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया z स्क्वायर और जो z है वो है x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो अब देखो सिंपल कितना होगा कि d, पहले मैं क्या करूँगा dy अपॉन डी जेड करूँगा, तो ये हो गया 2z। अब मल्टीप्लाई में मुझे क्या करना पड़ेगा, dz अपॉन dx। तो इसका मान कितना हो गया 2z की वैल्यू रखता हूँ x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dz अपॉन dx। तो dz अपॉन dx कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 0, यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो गया 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। फंक्शन में अगर कोई फंक्शन है तो मुझे उसका इस प्रकार सोल्व करना पड़ेगा। ये तो सारे हो गए बहुपद के लिए, ठीक है, कि बहुपदों को हम इस प्रकार कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले बाहर एक को रखो, फिर दूसरे को कर दो, दूसरे को फिर कर दो, फिर पहले का प्लस में। और फंक्शन के अंदर फंक्शन में तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे मान लो कि अगर ये y का फंक्शन होता और y x का फंक्शन होता और x जो है वो t का फंक्शन होता, तो ये श्रृंखला चलती रहती है, ये चेन चलती रहेगी और ये मल्टीप्लाई में होता रहेगा। जो कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो प्रैक्टिस से ये चीज़ आपको आने लगेगी, लेकिन यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी था। अब आगे अगर हम बात करें दूसरे फलन की, दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है, वो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन कौन से थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, या फिर वो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू लिखा है साइन एक्स, ठीक है, ये y है साइन, और साइन किसका फलन है,
x का है, तो इसका अगर मैं dy/dx लिख दूं तो वो कितना हो जाएगा cos x। फिर अगर मैं कहूं कि y इज टू cos x हो तो y डैश कितना हो जाएगा माइनस साइन x। ये रेट ऑफ चेंज इसका शो कर रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, हम इन्हें याद कर सकते हैं। फिर अगर मैं लिखूं 10 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी sec² x। फिर अगर मैं लिखूं y बराबर कोट तो y डैश कितना हो जाएगा माइनस cosec² x। बात ये कि sec² आया कहाँ से, फाइंड आउट करते हैं। बाकी जो फॉर्मूले है वो तुम याद रख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस होते हैं। सवाल ये है कि ये sec² x आया कहाँ से, सीधा रट लें या फिर समझें इस बात को, तो समझना ज़रूरी है ना। रटने के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूले रट सकते हो, इस बात को समझना है sec² आया कहाँ से। tan x को क्या लिखते हो तुम, हमें पता है कि tan x जो है वो क्या होता है sin x अपॉन cos x, ठीक है। क्या ये u और v नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो u और v वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, y बराबर है तो y डैश करूँगा तो क्या हो जाएगा v² यानी cos² x। v को बाहर रखो, u का कर दो, साइन का कितना हो जाएगा cos, साइन का कितना हो जाएगा cos, है ना, तो ये एक cos बच गया। फिर माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे u को बाहर रख दो साइन, और cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन। तो देखो cos और cos का कितना हो गया cos² x, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया sin² x अपॉन कितना हो गया cos² x। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 1 अपॉन cos² x, और 1 अपॉन cos² x किसके इक्वल होता है sec² x के। सिमिलरली क्या माइनस cosec² x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वहाँ पे क्या आएगा -1 अपॉन sin² x, तो वो हो जाएगा माइनस cosec² x। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के भी अवकलन हम ज्ञात कर सकते हैं, उनके सारे फॉर्मूले भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर बात करें आगे कुछ दूसरे फलनों की, तो इससे आगे फलन है 3 नंबर पे आता है चरघातांकी e⁻x। चरघातांकी फलन यानी कि बहुत तीव्र रूप से बढ़ते हैं। e⁻x का मतलब यह है कि फलन कुछ इस प्रकार होता है, फंक्शन का बहुत तेज चेंज होता है। इसका चेंज अगर तुम करते हो तो de⁻x अपॉन dx लिखोगे तो e⁻x ही आएगा, यानी इसका चेंज इसके फलन के इक्वल ही होता है, रेट ऑफ चेंज इसके खुद के फलन के इक्वल ही रहेगी। तो e⁻x का जो डिफरेंशिएशन करोगे वापस क्या मिलेगा e⁻x ही मिलेगा। अच्छा, e⁻x का सॉल्यूशन, ये तो इतना तीव्र रूप से चेंज हो रहा है, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने एक और फलन बनाया था जिसे हम कहते हैं लघुगणक log x। तो अगर फलन है y इक्वल टू log x, log बेस ex अगर मैं लिखूं तो इसे मैं ln x लिखता हूं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन x। log की खुद की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो जैसे कि log x² लिखा है तो इसे मैं 2 log x लिख सकता हूं। तो वहां से मैं इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लूंगा। यहाँ पे मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ अवकलन समझने का था कि आखिरकार अवकलन होता कैसे है, और जितने भी फलन हुए हैं उन सब फलनों में भी इसका मान कैसे बदलता रहेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती है कि फलनों का हम इस प्रकार कर सकते हैं। एक चीज़ और अगर मैं देखूं तो वो ये है, जैसे बहुपद में हमने जाना कि x⁴ है y इक्वल टू, मैं इसका एक बार अवकलन करूं तो कितना हो जाएगा 4x⁻3। ये खुद एक फलन आ रहा है, क्यों ना इस फलन में भी चेंज ज्ञात किया जाए, यानी इसका एक बार और अवकलन कर दिया जाए तो y दो बार अवकलन भी कर सकता हूं, तो ये हो गया 12x², दूसरी बार अवकलन। फिजिक्स में ये काम कहाँ आएगी, फिजिक्स में काम ये यहाँ आता है अवकलन कि हम जब देखते हैं विस्थापन, जिसे हम x से लिखते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग, यानी वेग को क्या लिखेंगे dx अपॉन dt, किसके सापेक्ष समय के सापेक्ष। और वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है त्वरण, जिसे मैं लिखता हूं dv अपॉन dt। तो क्या ये वेग में परिवर्तन त्वरण आया, विस्थापन में परिवर्तन, तो क्या परिवर्तन का परिवर्तन नहीं हो गया, यानी अगर मैं त्वरण लिखना चाहूं तो क्या मैं d2x अपॉन dt² नहीं लिख दूंगा, जो कि x का क्या है 2 बार अवकलन है। तो
तो इस प्रकार मैं 2 बार भी कर सकता हूँ, मैं 3 बार 4 बार, जितनी मर्जी हमसे अवकलन करवाया जाए हम उतना अवकलन कर सकते हैं। क्योंकि अवकलन है क्या, बेसिकली रेट ऑफ चेंज है। किसी भी फंक्शन में चेंज है, फंक्शन बहुत टाइप के होते हैं, उन फंक्शंस में हमें चेंज फाइंड आउट करना है। क्योंकि प्रकृति में चेंज होता रहता है, नेचुरल जो थिंग्स होती है उनमें चेंज रहेगा। अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसमें ब्रेक लगा दी, स्पीड में चेंज हुआ, किस रेट से चेंज हुआ, कितना हुआ, अवकलन डिसाइड करेगा। और अवकलन के मैथमेटिक्स रूप जो है, फलन है, जो फॉर्मूलाज है, वो अगर हम समझ आते हैं तो उन्हें याद रखना भी आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस है वो सारे याद रखोगे, बहुपद जितने भी है, पोलिनोमियल जितने भी है, उनको आपको सोल्व करना आना चाहिए। कांस्टेंट का कितना होता है, वो सारी जो वैल्यूज़ है, वो अवकलन की, वो डिफरेंशिएशन की हमें वैल्यू अगर पता है तो हम किसी में भी, किसी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रही होगी। और अगर कोई डाउट रहा है या फिर कुछ और फिनोमिना अगर आपको समझाने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि भाई अगर तुझे अवकलन नहीं आ रहा है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ से शुरुआत कर, हर चीज़ें समझ में आने लगेगी। आगे बहुत बड़ा समंदर है फिजिक्स, और ये अवकलन तो शुरुआत है, समाकलन भी तो समझना है हमें। तो अवकलन को ढंग से समझो, इसके खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ, तब जाके ये तुम्हारे प्रैक्टिस में आएगा, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होगी और याद रहेगी।